हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 जुलाई 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन। शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। देखिए, कोई भी जितने भी हमारे महान व्यक्ति हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हों, एपीजे अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, जितने भी लोग हैं वो महान बनकर सफल नहीं हुए हैं, बल्कि सफल बनकर महान हुए हैं। यानी आपको महान बनने के लिए सफलता पानी होगी, और सफलता पाने के लिए आपको महान होना जरूरी नहीं है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी, और सफल होंगे तो निश्चित तौर पर महान बनेंगे। आपके लिए परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती है। जो लोग मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या किसी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए आपकी परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। आपका दृढ़ संकल्प और सफल होने की चाह, ये दो चीज़ें मायने रखती हैं। तो हमेशा मोटिवेट रहिए और अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 4 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है, स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार प्रोटोकॉल की बंदिशों में प्रोटोकॉल की बंदिशों में होगा स्वतंत्रता दिवस। अब ये कौन सी बंदिशें होंगी, किस तरीके से लगाई जाएंगी, ये इस न्यूज़ में देखेंगे। दूसरी न्यूज़ है कि भारत में फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी नहीं। जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं और सरकार भी ये बोल रही कि 1 करोड़ के करीब अकेले जुलाई में कोरोना संक्रमण के हुए हैं टेस्ट, और 30 जून तक मात्र देश में इससे पहले 81 लाख ही टेस्ट हुए थे। और इस न्यूज़ में क्या है वो हम डिस्कशन में देखेंगे। तीसरी न्यूज़ है कि नमामि गंगे को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। और चौथी न्यूज़ है, नई शिक्षा नीति पर अमल का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। आपको पता होगा कि नई शिक्षा नीति अब लागू हो गई है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है, स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार प्रोटोकॉल की बंदिशें। अनलॉक 3 के लिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का ही पालन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी गाइडलाइंस गुरुवार को जारी कर दी है, और इसके साथ ही कई प्रदेशों ने भी गाइडलाइन जारी की है। अनलॉक 3 में यह देखने वाला है कि आज़ादी के बाद पहली बार स्वतंत्रता दिवस स्वस्थ प्रोटोकॉल की बंदिशों में मनाया जाएगा। अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 अगस्त माह के लिए घोषित किया गया है। गुरुवार को इसकी घोषणा करने के बाद कई राज्यों ने इसके लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य, जिला, तहसील, नगर निगम, पंचायतों के स्तर पर और एट होम कार्यक्रम होंगे। शारीरिक दूरी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के साथ स्वतंत्रता दिवस के इन आयोजनों की अनुमति होगी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, यानी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी यथावत बनी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत में फिलहाल हर्ड इम्यूनिटी नहीं। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में हर्ड इम्यूनिटी की अटकलों को खारिज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ओएसडी राजेश भूषण ने साफ कर दिया है कि हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है, और भारत जैसे विशाल देश वैक्सीन के बगैर इसे हासिल करने की नहीं सोच सकता है। वैक्सीन आने के पहले कोरोना को रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने देश में कोरोना के इम्यूनिटी ट्रांसमिशन यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन के फेज में पहुंचने की आशंका से भी इनकार किया है। राजेश भूषण ने कहा कि भारत जैसे 138 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में बिना वैक्सीन के स्वाभाविक रूप से आंशिक लोगों में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हर्ड इम्यूनिटी बनने देने की बात सोची भी नहीं जा सकती है। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ी संख्या में लोग कोरोना के से बीमार होंगे और अस्पतालों में उनके लिए व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। राजेश भूषण के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे कुछ स्थानों पर कोरोना के नए मामलों की कमी के आधार पर हर्ड इम्यूनिटी की बात करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने के पहले कोरोना को फैलने से रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र तरीका है, और सरकार इसी पर जोर दे रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि नमामि गंगे को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। नमामि गंगे परियोजना को इस वर्ष प्रतिष्ठित जन प्रशासन
में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए यह अच्छा अवसर है कि वह गंगा को स्वच्छ रखने की उपलब्धियों को सबके सामने रखे। इससे देश भर में नदियों को स्वच्छ रखने की मुहिम को बल मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, नई शिक्षा नीति पर अमल का पूरा रोड मैप तैयार। नई शिक्षा नीति आने में जितना वक्त लगा उसके क्रियान्वयन में संभवतः उतनी देर न हो। सरकार ने इसे लेकर एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत 2020 तक नीति के ज़्यादातर प्रावधानों को लागू कर दिया जाएगा। मंत्रालय के नाम में बदलाव सहित स्कूली शिक्षा में प्री प्राइमरी को शामिल करने जैसे प्रावधानों को भी इसी साल लागू करने का प्रस्ताव है। पूरी नीति पर अमल के लिए 2035 तक की समयावधि तय की गई है, जिसमें उच्च शिक्षा की सकल नामांकन दर को बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो अभी 26% है। शिक्षकों के शिक्षण और प्रशिक्षण का भी 100% हासिल कर लिया गया है और इसे 2035 तक की सीमा में तय करने की कोशिश की जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि यहाँ पर होगा सैन्य वापसी पर झूठ बोल रहा है चीन। भारत ने कहा है कि सैनिकों की वापसी प्रतिक्रिया अभी जारी, चीन दिखाए गंभीरता। और दूसरी न्यूज़ है कि जीने की संभावना तलाशने को अमेरिकी रोवर मंगल रवाना। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में स्थित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन पूरी तरह से चालबाजी में उतर आया है। एक तरफ तो उसने अपने सैनिकों की वापसी नहीं की है, लेकिन दूसरी तरफ यह दबाव बना रहा है कि अधिकांश जगहों से सैनिकों की वापसी हो गई है, जबकि भारत का कहना है कि अभी सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया चल रही है। भारत ने चीन से इस मामले में गंभीरता से प्रयास करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सैनिकों की वापसी को लेकर कुछ प्रगति हुई है, लेकिन वापसी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों के बीच शीघ्र ही मुलाकात होनी है ताकि आगे का प्रस्ताव निकाला जा सके। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि चीन पर अमन शांति ही द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने की सबसे अहम शर्त है। हमें उम्मीद है कि चीनी पक्ष गंभीरता से काम करेगा और पूर्व में विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति के मुताबिक पूरी तरह से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करेगा। दूसरी तरफ चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का यह बयान आया है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सैन्य व कूटनीतिक स्तर पर कई चरणों में विचार विमर्श हुआ है। ज़्यादातर स्थानों से दोनों पक्षों की सेनाएं फ्रंट लाइन से वापस हो चुकी हैं, हालांकि तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। नेक्स्ट न्यूज़ है कि जीने की संभावना तलाशने की अमेरिकी रोवर्स मंगल रवाना। नासा ने गुरुवार को अभी तक का सबसे बड़ा और वजनी रोवर मंगल ग्रह के लिए रवाना कर दिया है। कार के आकार का वाहन 25 कैमरे, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन और लेजर उपकरणों के साथ भेजा गया है। यह 7 महीने में 48 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। यह वहां पर जीवन की संभावना को देखते हुए आवश्यक प्रयोग करेगा और लौटते समय वहां की मार्टियन चट्टान का टुकड़ा भी धरती पर लगाएगा। उस चट्टान के अध्ययन से वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि मंगल पर भी कभी जीवन का वास था या नहीं। मनुष्य ने धरती को छोड़ मंगल पर भी बसने की जुगत बढ़ानी शुरू कर दी है और अमेरिका की कोशिशों में सबसे आगे है, लेकिन भारत ने भी वहां तक अपनी पहुंच बना ली है। तो ये इंटरनेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में हमारे लिए दो न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है यस बैंक ने अनिल अंबानी समूह के मुख्यालय को कब्जे में लिया और 1 दर्जन सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की तैयारी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। निजी क्षेत्र के यस बैंक ने 2,892 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज नहीं चुकाने के कारण अनिल अंबानी समूह के सांता क्रूज स्थित मुख्यालय को अपने कब्जे में ले लिया है। यस बैंक की ओर से एक अखबार में दिए गए नोटिस के अनुसार बैंक ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा बकाया नहीं चुकाने के मामले में दक्षिण मुंबई के 2 फ्लैट पर कब्जा भी अपने हाथों में ले लिया है। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की लगभग सभी कंपनियों का परिचालन सांता क्रूज स्थित कार्यालय रिलायंस सेंटर से होता रहा है। पिछले कुछ साल से समूह की कंपनियों की वित्तीय स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। कुछ कंपनियां दिवालिया हो गई हैं, जबकि
कुछ को अपनी हिस्सेदारी बेचनी पड़ी है। यस बैंक ने बताया कि उसने 6 मई को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2,892.44 करोड़ रुपए का बकाया चुकाने का नोटिस दिया था। नोटिस के 60 दिन बीतने के बाद भी बकाया नहीं चुकाया गया और इसके कारण 22 जुलाई को बैंक ने अपनी उसकी तीनों संपत्तियों को कब्जे में ले लिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, 1 दर्जन और सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की तैयारी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब सरकार 12 और सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा कर सकती है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई नीतिगत बदलाव भी करने जा रही है ताकि कारोबारियों को स्थिर माहौल मिल सके। सरकार 5 लाख हेक्टेयर जमीन का एक लैंड बैंक पोर्टल भी जारी करने जा रही है। औद्योगिक संगठन CII के एक कार्यक्रम में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं एक्टिव फार्मा इंटीग्रेटेड्स की तरफ से 12 बड़े सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने की तैयारी की जा रही है। इस वर्ष मार्च में इलेक्ट्रॉनिक्स व API के लिए 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के PLI की घोषणा की गई थी। PLI के तहत वस्तुओं के उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी पर सरकार उत्पादन कंपनियों को इंसेंटिव देती है। तो ये आज की बिजनेस न्यूज़ थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कि आ गई वह शुभ घड़ी, जासु बिरह सोचू दिन राती, रटहूं निरंतर गुनगन बाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयुध कुशल देन मुनि त्राता। यानी जो राम मंदिर बनने वाला है उसकी अब शुभ घड़ी आ गई है। और ये श्लोक से आप समझ सकते हैं किसी सन्यासी या किसी पंडित ने ये लिखा होगा। तो ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा। दूसरा आर्टिकल है संभावनाएं जगाती नई शिक्षा नीति। यदि नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन ठीक से हो तो वह भारत की जरूरतों चुनौतियों को पूरा कर सकती है। और इसी पर लिखा गया है यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। तीसरा आर्टिकल है घातक लापरवाही। जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और उसमें लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, उसी पर लिखा गया है तीसरा आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। आ गई वह शुभ घड़ी। सकल आस्था के प्रतिमान रघुनंदन प्रभु श्री राम की जन्मस्थली धर्मनगरी श्री अयोध्या जी की पावन भूमि पर श्री राम लल्ला के भव्य और दिव्य मंदिर की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। लगभग 5 शताब्दियों की भक्ति पिशासु प्रतीक्षा, संघर्ष और तप के उपरांत कोटि कोटि सनातनी बंधु बांधवों के स्वप्न को साकार करते हुए 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में मध्यम बाद यानी 12:30 से 12:40 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम लल्ला के चिर अभिलाषित भव्य दिव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। यह अवसर उल्लास, आह्लाद, गौरव और आत्मसंतोष और करुणा का है। यह भाग्यशील है कि प्रभु श्री राम ने हमें एक ऐतिहासिक घटना के साक्षी होने का सकल आशीष प्रदान किया है। जन्मभूमि की मुक्ति के लिए बड़ा और कड़ा संघर्ष हुआ। न्याय और सत्य की संयुक्त विजय का यह उल्लास अतीत की कटु स्मृतियों को विस्मृत कर एक नए कथानक रचने और समाज में समरसता की सुधा सरिता के प्रवाह की नव प्रेरणा दे रहा है। सनातन संस्कृति के प्राण प्रभु श्री राम की जन्मस्थली हमारे शास्त्रों में मोक्षदायिनी कही गई है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार इस पावन नगरी को पुनः इसी गौरव से आभूषित करते हुए संकल्पबद्ध है। अयोध्या जी वैश्विक मानचित्र पर महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अंकित हो और इस धर्माधरा में राम राज्य की संकल्पना मूर्त भाव में अवतरित हो। इस हेतु हम नियोजित नीति के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। वर्षों तक राजनीतिक अपेक्षा के भंवरजाल में उलझी रही अवधपुरी आध्यात्मिक और आधुनिक संस्कृति का नया प्रतिमान बनकर उभरेगी। यह रोजगार के नए अवसर सर्जित हो रहे हैं। विगत 3 वर्षों में विश्व ने अयोध्या की भव्य दीपावली देखी है। अब यहाँ धर्म और विकास के समन्वय से हर्ष की सरिता और समृद्धि की बयार बहेगी। मेरी अपील है कि विश्व के किसी भी भाग में मौजूद समस्त श्रद्धालु, जनचार
और 5 अगस्त को अपने अपने निवास स्थान पर दीपक जलाएं और धर्माचार्यगण देव मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ कर दीप जलाएं। ऐसा ऐतिहासिक क्षण का प्रत्यक्ष अवलोकन किए बिना गोलक पधार चुके और अपने पूर्वजों का स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और पूर्ण श्रद्धा भाव से प्रभु श्री राम का स्तवन करें। नेक्स्ट आर्टिकल है कि संभावनाएं जगाती नई शिक्षा नीति। देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर सामने आई नई शिक्षा नीति देश दुनिया की बदलती हुई जरूरतों के मद्देनजर शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछली एनईपी 1986 में बनी थी, जिसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था। एनईपी की एक बड़ी विशेषता यह है कि एक लोकतांत्रिक नीति है। यह नीति को बनाने के लिए देश के कोने कोने से सभी वर्गों के लोगों की राय ली गई। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों की सलाह ली गई। शिक्षाविदों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों, छात्रों तक के 2 लाख से अधिक सुझावों पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप एनईपी को साकार किया गया। एनईपी के तहत स्कूली शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जड़बद्ध नहीं होगा। अब विज्ञान या कॉमर्स के विद्यार्थी मानविकी के विषय भी पढ़ सकेंगे। यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिकी और यूरोप के विश्वविद्यालयों में यह बहुत पहले से है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक है। एनईपी की एक अन्य विशेषता है एससी, एसटी, ओबीसी, लड़कियों, दिव्यांगों और गरीब वंचितों के तबके के लिए विशेष प्रावधान। सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्र के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी इन तबकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। उच्च शिक्षा के स्तर पर एनईपी कई नई संभावनाओं के साथ आई है। स्ट्रीम का लचीलापन, अर्थात विज्ञान, कॉमर्स या मानविकी के छात्रों को एक दूसरे के विषयों को पढ़ने की छूट अथवा वोकेशनल शिक्षा के समावेशन के साथ साथ बैचलर प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता होगी। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट। अभी बैचलर डिग्री 3 साल की होती है। अगर किन्हीं कारणों से छात्र को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। अब जरूरत पड़ने पर 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद भी छात्र को सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाएगा। छात्र वापस आकर बची पढ़ाई पूरी कर सकता है। 3 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। एनईपी में 4 वर्षीय बैचलर डिग्री का भी प्रावधान है, जो बैचलर विद रिसर्च डिग्री होगी। यह उनके लिए जरूरी होगा जो आगे मास्टर्स या पीएचडी करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम हुए हैं। देश में युवाओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर उनका सकारात्मक और अधिकतम उपयोग करने के लिए उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात पहुंचाने का लक्ष्य है। फिलहाल यह लगभग 27% है। इनके लिए उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है और निजी संस्थानों में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैपिंग का प्रावधान है। उच्च शिक्षण में के लिए अब सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें यूजीसी समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा। इससे उच्च शिक्षा के संदर्भ में एक समन्वित और समग्र नीति बनाने और लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है कि घातक लापरवाही। लॉकडाउन को शिथिल करने के नए निर्देश यदि कुछ बता रहे हैं तो यही कि कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे उपजी महामारी कोविड-19 का खतरा अभी टला नहीं है। खतरा बरकरार रहने के संकेत कोरोना के नए मरीजों की संख्या से भी मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रतिदिन करीब 50,000 नए कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। यह हर लिहाज से एक बड़ी संख्या है। इस पर लगाम लगानी ही होगी। यह राहत की बात अवश्य है कि करीब 10 लाख लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और संक्रमण की चपेट में आए लोगों की मृत्यु दर भी कम है। लेकिन इतना तो है कि जब तक इस महामारी पर लगाम नहीं लगती तब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो सकती। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि भारत में अभी कोरोना मरीजों की संख्या के ग्राफ में गिरावट आती नहीं दिख रही है, जबकि कई अन्य देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है। यह अच्छा है कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रही हैं। वास्तव में यह वही उपाय है जिस पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह भी तो आवश्यक है कि लोग एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखने को लेकर
सतर्क रहें और मास्क का इस्तेमाल सही ढंग से करें। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है फुटबॉल की तरह होती रहे T20 लीग, और ये बोला है कैमरन। वेस्टइंडीज क्रिकेट के पूर्व अध्यक्ष डेव कैमरन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अगला चेयरमैन बनने की इच्छा रखते हैं और वह क्रिकेट की दुनिया की कल्पना कुछ इस तरह से करते हैं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर के बजाय ज़्यादा जो निजी T20 लीग को दिया जाए। कैमरन हालांकि आईसीसी के इस पद पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेट वेस्टइंडीज ने वैश्विक संस्था के शीर्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को समर्थन नहीं दिया है। वर्ष 2013 से 19 तक क्रिकेट वेस्टइंडीज के प्रमुख रहे कैमरन ने लंबी इंडियन प्रीमियर लीग का प्रस्ताव दिया और वह चाहते हैं कि सभी T20 लीग साथ साथ चलती रहें। जैसे शीर्ष फुटबॉल लीग में EPL, ला लीग और सीरी ए का आयोजन होता है जो एक ही समय शुरू होती है। कैमरन ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलना छोटी टीमों जैसे अफगानिस्तान, आयरलैंड के लिए विकल्प होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स की आईसीसी चेयरमैन पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है और भारत के सौरव गांगुली भी इस दौड़ में शामिल हो सकते हैं। तो ये आज का यानी 31 जुलाई 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।